आधी रात का समय था। गुजरने वाले हर एक पल के साथ सारंग के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, जिस वजह से घड़ी के कांटों की और सारंग के दिल की धड़कनों की बढ़ी हुई आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सारंग अकेला ही हॉल में बैठा हुआ था, तो दूसरी तरफ बेडरूम में उसकी पत्नी मालविका और उसकी 1 साल की बच्ची सो रही थी। जैसे जैसे घड़ी में समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे सारंग की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। वो किसी भी पल आने वाली थी। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, सारंग के दिल की धड़कनें जैसे थम सी गई। उसने घड़ी की तरफ देखा। इतने में उसके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सोफे पर बैठा सारंग उठकर खड़ा हो गया। डर और चिंता के कारण उसे पसीना आने लगा था। तभी फिर से एक बार दरवाजे पर दस्तक हुई। अपने चेहरे और माथे से पसीना पोंछते हुए सारंग धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा तो बाहर वो खड़ी थी। उसके चेहरे पर शैतानी प्रसन्नता झलक रही थी, तो होठों पर विकृत मुस्कान। उसने कहा, वक्त आ चुका है। मैंने अपना किया हुआ वादा निभाया। अब तेरी बारी है। तू भी अपना वादा पूरा कर, उसे मेरे हवाले कर दे। वक्त बहुत कम है। सारंग अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। उसके बदले में आप जो कुछ भी मांगेगी वो सब मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आपको जितने पैसे चाहिए मैं खुशी खुशी दे दूंगा। आपको सोने से लाद दूंगा। आपको जो भी चाहिए वो सब ला कर दूंगा, लेकिन आप उसे मुझसे मत छीनिए। वो गुस्से से कहती है, मुझे दूसरी कोई चीज नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो अभी भी वही चाहिए जो पहले चाहिए था। और तू क्या मुझे पैसों की धौंस दिखा रहा है? भूल मत, आज तेरे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ मेरी बदौलत है। याद है ना, हमारे बीच एक सौदा हुआ है और तुझे उसे पूरा करना ही होगा, वरना तुम तो जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। सारंग उसे बार बार विनती कर रहा था, लेकिन वो अपनी बात पर कायम थी। तभी मालविका वहां आ गई। शायद उनके बोलने की वजह से वो जाग गई थी। उसने देखा हॉल में मध्यम रोशनी फैली हुई थी और सारंग दरवाजे पर खड़ा किसी से बात कर रहा था। मालविका को उनकी बातें ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। मालविका आगे आते हुए कहती है, सारंग कौन है? आप किससे बातें कर रहे हैं? अचानक पीछे से आई मालविका की आवाज से सारंग घबरा गया। सारंग को कुछ सूझ नहीं रहा था कि उसे क्या बताए। पहले से डरा हुआ सारंग मालविका को देखकर और ज्यादा डर गया। उसने पलटकर लड़खड़ाती आवाज में कहा, कहा कोई नहीं है। मालविका को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उसके पास आते हुए कहती है, झूठ मत बोलिए, मैंने सुना है आपको किसी से बात करते हुए। सारंग की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी मालविका दरवाजे के पास आकर बाहर देखती है, लेकिन बाहर उसे कोई भी नहीं दिखता। मालविका उलझन में पड़ते हुए कहती है, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि आप थोड़ी देर पहले किसी से बात कर रहे थे? सारंग ने एक नज़र दरवाजे के बाहर देखा तो वहां वो नहीं थी। सारंग हैरान रह गया। उसने मन में सोचा, अरे कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। सारंग दरवाजा बंद करते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कोई नहीं है। चलो अब सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। इतना बोलकर वो दोनों अपने बेडरूम में सोने चले गए। सुबह हो गई। सारंग डाइनिंग टेबल पर बैठा किसी ख्यालों में खोया हुआ था। बाजू में उसका 4 साल का बेटा आरुष ड्राइंग कर रहा था। इस तरफ किचन में मालविका नाश्ता बनाने में व्यस्त थी। घर में खाना बनाने के लिए वर्षा नाम की एक नौकरानी थी और घर का बाकी का काम करने के लिए और भी नौकर चाकर थे। लेकिन सुबह का नाश्ता मालविका खुद बनाती थी। आरुष के स्कूल जाने का वक्त हो गया था और स्कूल बस थोड़ी देर में आने वाली थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। आरुष ने बनाई हुई ड्राइंग वो अपने पापा को बड़े ही उत्साह के साथ दिखा रहा था, लेकिन सारंग का उसकी ओर ध्यान ही नहीं था। आरुष बार बार अपने पापा को ड्राइंग दिखाने की कोशिश करने लगा। सारंग ने उसकी ड्राइंग देखी और बेमन से उसकी तारीफ करते हुए बात को टाल दिया। थोड़ी देर बाद मालविका नाश्ते का ट्रे लेकर वहां आती है।
जिसके बाद वो नाश्ता सर्व करते हुए कहती है, आरुष जल्दी आ जाओ, तुम्हारी स्कूल बस आती ही होगी, और आप भी जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। लेकिन सारंग का ध्यान कहीं और था। ये बात मालविका की ध्यान में आते ही उसने सारंग को हिलाते हुए पूछा। सारंग अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहता है, क्या कुछ कहा तुमने? मालविका मुंह बनाते हुए कहती है, मैंने कहा नाश्ता कर लीजिए, ध्यान कहाँ है आपका? तभी उनकी छोटी बच्ची निहिरा की रोने की आवाज आती है। वैसे ही मालविका झट से बेडरूम में निहिरा को देखने चली गई। थोड़ी देर बाद स्कूल बस आ गई और आरुष स्कूल चला गया। सारंग ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। तब मालविका उसे बताती है कि आज शाम 4 बजे आरुष के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और उन्हें वहां जाना है। सारंग बस हाँ में अपना सिर हिलाता है और ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ता है। बाहर ड्राइवर कार लेकर तैयार खड़ा था। सारंग कार में बैठकर ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ा। ऑफिस आने पर उसके मैनेजर ने उसे बताया कि उनकी कंपनी को करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस बात से कंपनी के सभी लोग खुश थे, लेकिन सारंग का चेहरा उतरा हुआ था। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी, था तो बस तनाव और चिंता। सारंग अपने केबिन में बैठा किसी ख्यालों में डूबा हुआ था। उसके दिलो दिमाग में एक ही समय में कई विचार घूम रहे थे। इतने सालों बाद वो लौट आई थी, वो मांगने जो उसे सबसे ज्यादा अजीज है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। सारंग का हंसता खेलता सुखी संसार था। एक सुंदर और प्यार करने वाली पत्नी थी, 2 छोटे और प्यारे बच्चे थे। सारंग के पास सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कल रात उसके आने से उसकी पूरी दुनिया जैसे बिखर गई। लेकिन कल रात वो अचानक कहाँ गायब हो गई थी? और क्या आज रात वो फिर से आएगी? और अगर आ गई तो क्या उसे हमसे छीन कर ले जाएगी? ऐसे कई सवाल उसके मन में उठ रहे थे, जिस वजह से किसी भी चीज में उसका ध्यान नहीं लग रहा था। दिन ढल गया, शाम के 7 बज चुके थे। सारंग घर लौट आया। हॉल में बैठा हुआ आरुष अपना होमवर्क कर रहा था। आरुष को देखकर उसे कुछ याद आया। सारंग अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया, आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। मालविका मुझ पर काफी गुस्सा होगी। सारंग अपने बेडरूम में चला आया। वहां पर मालविका निहिरा को पालने में सुला रही थी। सारंग को देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। उसने सारंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सारंग अपनी सफाई में कुछ कहता, इससे पहले वो बेडरूम से बाहर चली आई। सारंग भी उसके पीछे चला आया। सारंग उसे समझाते हुए कहता है, मालविका मेरी बात। सारंग अपनी बात पूरी करता, तभी उसे बीच में टोकते हुए मालविका कहती है, कुछ मत बोलिए, आज मैंने आपसे बस एक काम करने के लिए कहा था और वो भी आपसे ना हो सका। मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों से आप कहीं खोए खोए से रहते हैं। घर की किसी भी बात में आपका ध्यान नहीं, पूछने पर आप बताते भी नहीं। क्या चल रहा है आपका? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सारंग मालविका के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरी बात सुनो मालविका। मालविका उसका हाथ अपने कंधे पर से हटाते हुए कहती है, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। इतना बोलकर वो गुस्से से वहां से चली जाती है। मालविका उस पर गुस्सा होकर वहां से चली गई। इस बात का सारंग को बहुत दुख हुआ। उस रात वो सोफे पर ही सो गया। लगातार चिंता और दुखी रहने से वो बेचैन हो गया। इस बेचैनी में कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, वैसे दरवाजे पर दस्तक हुई। उस आवाज से सारंग हड़बड़ाकर जाग उठा। सोफे पर बैठे हुए वो दरवाजे की तरफ देख रहा था। गुजरते हुए हर एक पल के साथ दरवाजे पर होने वाली उस दस्तक की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। सारंग ने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर वो खड़ी थी। उसने सारंग को देखते हुए कड़क लहजे में कहा, मुझे जो चीज चाहिए वो जल्दी से मुझे ला कर दे, मेरे पास वक्त बहुत कम है। सारंग ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ऐसा मत कीजिए, वो कोई बेजान चीज नहीं, मेरी जान बसी है उसमें। उसे आपके हवाले करने में मैं असमर्थ हूँ। आप कुछ और मांग लीजिए, मैं वादा करता हूँ मना नहीं करूंगा। सारंग को आनाकानी करता हुआ देख वो चिढ़ते हुए कहती है, मेरा वक्त बर्बाद मत कर,
भूल मत कि तूने मुझसे एक सौदा किया था और उस सौदे के मुताबिक तुझे उसे मेरे हवाले करना ही होगा, नहीं तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। सारंग अपनी असमर्थता जताते हुए कहता है, मुझे पता है उसके बारे में, लेकिन मैं उसे आपको नहीं दे सकता, मैं असमर्थ हूँ। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, जिसे सुनकर सारंग पूरी तरह हिल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने मालविका खड़ी थी। मालविका उसे जवाब मांगते हुए पूछती है, किसे क्या देने की बात कर रहे थे आप? मालविका का सवाल सुनकर सारंग सकते में आ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बताए। वो लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, कहाँ कुछ भी तो नहीं। मालविका का संयम अब छूटता जा रहा था। वो गुस्से से लाल होकर कहती है, कितना झूठ बोलोगे आप? मैंने सब कुछ सुन लिया है और मुझे पता चल गया है कि आपका किसी पराई औरत के साथ चक्कर चल रहा है। अब आप मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते, मैं ये बात जानती हूँ, बस आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। हमारा सुखी परिवार तोड़ने चले हैं आप? सारंग तंग आकर गुस्से से कहता है, बस मालविका बस, मुझ पर शक करना बंद करो। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि पिछले 3-4 दिनों से मैं किस तनाव से गुजर रहा हूँ। मालविका दुखी होकर छिड़ते हुए कहती है, तो फिर आप मुझे सब सच सच क्यों नहीं बता देते कि क्या चल रहा है आपका पिछले कुछ दिनों से? आपको कसम है हमारे बच्चों की। सच क्या है बताइए। सारंग हताश होते हुए सोफे पर जाकर बैठ गया और एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसने बताना शुरू किया। सारंग ने कहा, 5 से 6 साल पहले की बात है। मैं इस शहर में सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी की तलाश में आया था। मैं विदर्भ के एक छोटे से गांव में रहता था। मेरे बाबा एक किसान थे। वो काफी मेहनती इंसान थे। मेरी आय भी उनके काम में उनकी मदद किया करती थी। 2 साल से कुदरत के कहर के कारण खेतों में फसल ही नहीं उग पाई, लेकिन बाबा ने हिम्मत नहीं हारी। वो फिर एक बार खेत के काम करने में जुट गए। मुझे याद है उन्होंने उस साल कर्ज लेकर और बड़ी ही उम्मीद से खेत जोतकर बीज बोए, लेकिन उस साल भी कुदरत ने धोखा दे दिया। कर्जे का बोझ बढ़ता चला गया और मेरे बाबा हिम्मत हारने लगे। आसमानी और सुल्तानी संकट से वे घिरे हुए थे। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। आखिरकार उनका सब्र छूट गया और उन्होंने आत्महत्या की। ये खबर पता चलते ही मेरी आय को बहुत बड़ा धक्का लगा। वो ये दुख सहन नहीं कर पाई और बाबा के साथ वो भी ये दुनिया छोड़कर चली गई। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी के 2 सबसे चहेते और जरूरी लोगों को खो दिया। ये सुनकर मालविका की आंखों में आंसू आ गए। सारंग आगे बताता है और बताते हुए अतीत के पलों में चला जाता है। सारंग अब अनाथ हो चुका था। कहने के लिए वो अपने मामा के साथ रहता था, लेकिन वो बस कहने के लिए था। उसके मामा ने उसे अपने घर में रहने के लिए जगह तो दे दी, पर उसके बदले में उसका मामा उससे घर के सारे काम करवाता था। सारंग भी अपनी पढ़ाई संभालते हुए सभी काम करता था। सारंग धीरे धीरे बड़ा हो गया। बड़ी ही मेहनत से उसने अपनी डिग्री की पढ़ाई पूरी की। गांव छोड़कर वो शहर चला आया, जिसके बाद उसने नौकरी ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। एक प्राइवेट स्कूल में उसे चपरासी के पद पर काम मिल गया। साथ में उसने सरकारी नौकरी के लिए भी अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन प्रशासन के उदासीन व्यवहार, कदाचार और देरी के चलते उसे काफी नुकसान पहुंचा। एक तरफ उम्र बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ नौकरी के लिए वो हर ऑफिस के चक्कर काट रहा था, अपनी चप्पलें घिस रहा था। वो जहां जहां नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता, हर जगह उसके हाथ निराशा ही लगती। संघर्ष और बदनसीबी उसका साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वो जहां जाता, लोग पैसे और किसी बड़े आदमी की सिफारिश की मांग करते। उन दिनों किसी पहचान वाले के जरिए एक बड़ी कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी दिलाने का उसे किसी ने आश्वासन दिया, जिसके लिए उसे 1 लाख रुपए देने थे। सारंग ने अपना पेट काटकर पैसे जमा करना शुरू कर दिया। पैसे बचाने के लिए वो बस एक वक्त का खाना खाता था। लंबा सफर पैदल ही चलकर तय किया करता। खुद को कष्ट देकर और अपनी सेहत बिगाड़कर उसने एक एक पैसा जोड़कर 1 लाख रुपए जमा किए, जिसमें से कुछ पैसे उसने अपने दोस्तों और पहचान वालों से उधार लिए थे। उसने सोचा कि जब नौकरी मिल जाएगी
और तनख्वाह आनी शुरू हो जाएगी, तब सबके पैसे वो धीरे धीरे करके लौट आएगा। लेकिन किस्मत को यह मंजूर ना था। उस पहचान के आदमी ने उसे धोखा दे दिया और उसके पैसे लेकर भाग गया। जब तक सारंग को असलियत पता चलती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आदमी बस उसके पैसे ही नहीं, उसके सपने भी लेकर गायब हो गया था। सारंग टूटकर बिखर गया। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इतनी मेहनत से इकट्ठा किए हुए पैसे तो चले गए, साथ में उधार लिए हुए पैसे अब कैसे लौटाए, ये सवाल अब उसके सामने था। हर तरफ निराशा छाई हुई थी। कहीं कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। दिलो दिमाग में विचारों की आंधी उठ रही थी। कुछ सूझ नहीं रहा था। आखिरकार उसके भी सब्र का बांध टूट गया। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। सारंग ने आत्महत्या करने का फैसला किया। इस जालिम और कठोर दुनिया ने हमेशा उसका इम्तिहान लिया। जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसके सगे संबंधियों ने भी उससे अपना मुंह फेर लिया। जीने की इच्छा और उम्मीद खत्म हो गई। अगर मैंने आत्महत्या कर ली तो इन सब दुखों और तकलीफों से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा सोचते हुए वो एक नदी के पास चला आया। नदी के ऊपर एक लोहे का पुल बना हुआ था। रात का समय था। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। बीच बीच में रात के जीव उस शांति को भंग कर रहे थे। सारंग चलते चलते पुल के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने नीचे नदी की तरफ देखा। नीचे नदी तेज बहाव के साथ बहती जा रही थी। उसने एक नजर आसमान की ओर देखा। आसमान में पूरा चांद दिखाई दे रहा था। सारंग उस लोहे के पुल पर चढ़ गया। वो नीचे नदी में छलांग लगाता, तभी जोरों से हवाएं चलने लगी। धूल का एक बवंडर सा उठा। धूल के कणों की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर दी। तभी वहां पर एक आवाज गूंज उठी, रुको, अपनी जान मत दो। अचानक वहां गूंज उठी उस आवाज से सारंग चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तेज बहने वाली हवाएं अब शांत हो चुकी थी। सारंग को लगा कि ये उसका वहम होगा, इसीलिए उसने फिर से खुदकुशी करने की कोशिश की। तभी फिर से वही आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, अपनी जान मत देना। अब तो सारंग को पूरी तरह यकीन हो गया कि ये कोई उसका वहम नहीं। वो उस लोहे के पुल से नीचे उतर गया। उसने इधर उधर देखते हुए आवाज लगाई, कौन है, कौन है वहां? जो भी है सामने आ जाओ। सामने वाले एक बड़े से पेड़ के पत्तों की सरसराहट उसे सुनाई दे रही थी। सारंग ने ध्यान से देखा तो वहां से धुआं उठ रहा था। उस धुएं से निकलकर एक इंसानी आकृति उसके तरफ चलती हुई आ रही थी। शुरुआत में उस आकृति को देखकर सारंग डर गया, लेकिन वैसे भी यहाँ मरने ही आए हैं, तो फिर डर कैसा, ये सोचकर वो शांत हो गया। वो आकार अब उसके ठीक सामने खड़ा था। सारंग ने ध्यान से देखा तो वो एक बूढ़ी औरत थी। काफी अजीब सा भेष था उसका। सफेद बाल, हाथ और चेहरे पर झुर्रियां। उसके हाथ और बाएं पैर में एक बड़ा सा कड़ा और हाथ में एक मोटी सी लाठी, जिसका सहारा लेकर वो खड़ी थी। उसने सारंग की तरफ देखते हुए कहा, जान क्यों देना चाहते हो? क्या जिंदगी बोझ बन गई है? सारंग एक लंबी आह भरते हुए कहता है, हाँ, सही कहा, जिंदगी बोझ बन चुकी है। आजकल जीना मुश्किल और मरना काफी आसान लगने लगा है। मौत तो यूं ही बदनाम है। दुख और तकलीफ तो जिंदगी देती है। सब कुछ गवा चुका हूँ। इस तरह जीने का कोई मतलब नहीं। मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हर तरफ से सिर्फ निराशा और नाउम्मीदी ही हाथ लग रही है। इसलिए मैं आज इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। सारंग की बातें सुनकर वो बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी एक रास्ता हमेशा खुला होता ही है, जिस पर चलकर तुम जो चाहो वो पा सकते हो। बोलो, तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए? सारंग उसे घूरते हुए पूछता है, ऐसा कौन सा रास्ता बचा है जिस पर चलकर मुझे जो चाहिए वो मिलेगा? और आप मेरी मदद क्यों करना चाहती है? जो किसी के लिए मुमकिन नहीं, उसे आप कैसे मुमकिन करके दिखाएंगी? और आप है कौन? सारंग ने सवालों की झड़ी लगा दी। वो बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए कहती है,
इस दुनिया में मेरे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं एक जादूगरनी हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा, बस तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। सारंग उसे सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछता है, सौदा? कैसा सौदा? वो बूढ़ी औरत अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहती है, इस सौदे में तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, बस उसके बदले में तुम्हें मुझे एक चीज देनी होगी। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत चुप हो गई। क्या चाहती है आप मुझसे? सारंग ने सवाल किया। उस पर उस बूढ़ी औरत ने गंभीर लहजे में कहा, तुम्हारी संतान। अगर तुम्हें लड़का होता है तो उसे तुम रख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें लड़की होती है तो उसके 1 साल के होने के बाद तुम्हें उसे मेरे हवाले करना होगा। क्या? पर क्यों? सारंग ने चौंकते हुए पूछा। उस पर वो बूढ़ी जादूगरनी कहती है, तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं। तुम्हें मंजूर है तो बोलो, नहीं तो मैं जाती हूँ। इतना बोलकर वो खामोश हो गई। सारंग के जवाब का इंतजार करने लगी। सारंग के मन में कई सवाल उठने लगे। वो गहरी सोच में पड़ गया। मैं इसे अपनी बेटी कैसे दे सकता हूँ, और वो भी 1 साल की होने के बाद? क्या करेगी ये मेरी बेटी का? क्या इसके साथ सौदा करना सही रहेगा? अगर मैं इसके साथ सौदा कर लेता हूँ तो दुनिया की सारी धन दौलत मेरे कदमों में होगी, और अगर नहीं तो मुझे अपनी जान देनी होगी। अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चे भी इस दुनिया में नहीं आ पाएंगे। क्या करे, क्या ना करे? उसके मन में अजीब सी कश्मकश चल रही थी। उसके दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। वो कहावत है ना, मरता क्या ना करता। थोड़ी देर बाद सब कुछ सोच विचार करके सारंग ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। जादूगरनी हंसते हुए कहती है, शाबाश, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उस बूढ़ी जादूगरनी ने अपनी झोली में से एक छोटा सा मोती निकाला। काफी सुंदर और नक्काशीदार मोती था वो। फिर उसने अपने झोली में से एक चाकू निकाला और अपनी उंगली पर एक छोटा सा कट लगाकर उस मोती पर खून की बूंद गिराते हुए कहा, चलो अब तुम भी अपने खून की बूंद इस पर लगाओ। जैसा उसने कहा, सारंग ने बिल्कुल वैसा ही किया। दोनों की खून की बूंदें उस पर गिरने के बाद वो मोती चमकने लगा। सारंग हैरान होकर उस मोती को ही देखे जा रहा था। उस बूढ़ी जादूगरनी ने वो मोती उसे देकर उसे समझाते हुए कहा, अब अपना सौदा पक्का हो चुका है। अब तुम पीछे नहीं हट सकते। याद रखना, जब तेरी बेटी 1 साल की हो जाएगी उस वक्त मैं आऊंगी, और तब तुझे उसे मेरे हवाले करना होगा। और अगर तूने मना किया तो तेरी मौत निश्चित है। जा, तेरी हर मुराद पूरी होगी। तुझे जो भी चाहिए वो सब मिलेगा। दुनिया के सारे ऐशो आराम तेरे कदमों में होंगे। इतना बोलकर वो जादूगरनी गायब हो गई। सारंग को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने आत्महत्या करने का ख्याल छोड़ दिया, और अब उसकी जरूरत भी नहीं थी। वो वापस चला गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो वो सुबह सारंग के लिए अनंत अवसर लेकर आई। सारंग के लिए वो सुबह एक सुनहरी सुबह थी। उसे सामने से एक बड़ी कंपनी में एक काफी अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल गई, और जल्द ही उसने अपने आप को साबित किया। कंपनी में उसने अपना एक अलग स्थान, अपनी एक अलग पहचान बनाई। उसे हर काम में सफलता मिलती जा रही थी। कंपनी के मालिक उसके काम से काफी खुश थे। वो अब कंपनी में बराबर का पार्टनर बन चुका था, जिसके बाद उसने अपने दम पर 3 और कंपनियां शुरू की। दिन ब दिन उसकी तरक्की होती जा रही थी, और एक दिन सारंग उस मुकाम पर पहुंच गया जहां पर उसके कई बड़े राजनीतिक और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ अच्छे दोस्ती के संबंध बन गए। जल्द ही उसकी शादी एक काफी बड़े घराने की लड़की से हुई। उसे काफी सुंदर और गुणी पत्नी मिली। उन्हें एक लड़का और एक लड़की हुई। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है तब आपको कोई भी नहीं पूछता, लेकिन जब अच्छा समय आता है तब हर जगह से चींटियों की तरह रिश्तेदार और चाटुकार लोग आपके आसपास मंडराते हैं। सारंग का भी अच्छा समय चल रहा था, जिसमें वो पिछली सारी कड़वी बातों को भूल गया था, और साथ में उस सौदे को भी जो उसने किया था। लेकिन जब कुछ दिनों पहले उसकी बेटी का पहला जन्मदिन मनाया गया
तब उस रात अचानक सारंग को उस बूढ़ी जादूगरनी की एक झलक मिली और उस दिन से वो बेचैन रहने लगा। सारंग अतीत के पलों से वापस वर्तमान में लौट आया। मालविका ने उसकी पूरी कहानी सुनी और जब उसे पता चला कि भौतिक सुखों के बदले सारंग ने अपनी बेटी का काफी पहले ही सौदा कर दिया है, तब तो वो और भी ज्यादा भड़क गई। वो चिढ़ते हुए कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सारंग? हमारी बच्ची को उसके हवाले कैसे कर सकते हैं? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी को मुझसे छीनने से पहले उसे मेरा सामना करना पड़ेगा, एक माँ का सामना। इतना बोलकर मालविका गुस्से से वहां से चली गई। 2 दिन बीत गए, लेकिन मालविका ने सारंग से बात तक नहीं की। दोनों के बीच बड़ी दरार आ गई थी। सारंग पहले से ही काफी तनाव में था और अब मालविका ने भी उससे बातचीत बंद कर दी, इसलिए उसकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। रात हो गई, 12 बजने का समय हो गया और जैसे ही घड़ी के कांटे 12 की तरफ मुड़े, वैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई। लेकिन सारंग ने दरवाजा नहीं खोला, शायद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दरवाजे पर बार बार कोई दस्तक दे रहा था। मालविका और सारंग ने एक दूसरे की ओर देखा और बाद में दरवाजे की तरफ। मालविका ने अपनी बेटी निहिरा को अपने सीने से चिपका लिया तो सारंग ने आरुष को अपने पीछे छुपा लिया। तभी बाहर से एक आवाज आई, तुम्हें क्या लगा तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं अंदर नहीं आ सकती? ये तुम्हारी गलतफहमी है। थोड़ी देर बाद वो आवाज बंद हो गई। सब कुछ शांत हो गया। लग रहा था कि शायद वो चली गई होगी, लेकिन अगले ही पल दरवाजा तेज आवाज के साथ खुल गया। सामने वो बूढ़ी जादूगरनी खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक कातिल मुस्कान थी। वो हंसते हुए कहती है, तुझे क्या लगा इस मामूली दरवाजे के पीछे छुपकर तू बच जाएगा? कोई भी चीज मुझे तेरी बेटी तक पहुंचने से नहीं रोक सकती, इसीलिए चुपचाप अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दे, वरना इसका अंजाम काफी बुरा होगा। उस जादूगरनी की ये बात सुनकर मालविका और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसने निहिरा को कसकर अपने सीने से सटा लिया। सारंग उसके सामने आ गया और उसने हिम्मत करते हुए कहा, मैं अपनी बेटी को किसी भी हालत में तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। जादूगरनी उसे चेतावनी देते हुए कहती है, बेवकूफी मत कर। तूने मेरे साथ सौदा किया है और अगर तूने उसे पूरा नहीं किया तो तू जिंदा नहीं बचेगा। सारंग ने उस जादूगरनी की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए वो मालविका के पास आया। अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, हो सके तो मुझे माफ कर देना मालविका, क्योंकि अब जो मैं करने जा रहा हूं उससे कम से कम तुम तीनों सुरक्षित रहोगे। तुम्हारी और बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं ये कदम उठाने जा रहा हूं, मुझे गलत मत समझना। वो सौदा निराशा और नाउम्मीदी की खाई में फंसे हुए एक बेरोजगार लड़के ने किया था, क्योंकि हर जरूरतमंद मूर्ख होता है। और अब यह फैसला परिवार का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते तुम सबकी सुरक्षा के लिए ले रहा हूँ। और एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुमसे और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। इतना बोलकर उसने अपनी जेब से उस सौदे से जुड़ा हुआ वो मोती निकाला और उसे उस जादूगरनी को दिखाते हुए कहा, मैं इस सौदे को निभाने से इनकार करता हूँ। मैं तुझे अपनी बेटी नहीं ले जाने दूंगा। इतना बोलकर उसने बगल में रखे रैक से एक भारी मूर्ति को उठाया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले उसने उस भारी मूर्ति से वार करते हुए उस मोती को तोड़ दिया। मोती के टूटते ही चारों तरफ एक तेज रोशनी जगमगा उठी, जिसे देखकर वो जादूगरनी चिढ़ते हुए कहती है, बेवकूफ, ये क्या किया तूने? ये क्या कर दिया? अब तू नहीं बचेगा, लेकिन तेरी कुर्बानी बेकार साबित हो जाएगी, क्योंकि 2 दिन बाद पूर्णिमा है और उस दिन मैं तेरी बेटी को छीन कर ले जाऊंगी। इतना बोलकर वो जादूगरनी गायब हो गई। अगले ही पल सारंग के सीने में एक तेज दर्द उठा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो गश खाकर नीचे गिर पड़ा। सुबह हो चुकी थी। सारंग को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसकी कंडीशन काफी सीरियस थी। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे,
लेकिन सारंग किसी भी इलाज को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इस तरफ मालविका अपने पति की जान के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सारंग के साथ किए बेरुखी भरे व्यवहार के लिए उसे अब पछतावा हो रहा था। वो अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तब उसके घर में काम करने वाली उस वर्षा नाम की औरत ने कहा, दीदी, यही पास में एक गणपति मंदिर है। कहते हैं कि उस मंदिर में विराजमान गणेश भगवान की महिमा अपरंपार है, इसीलिए दूर दूर से कई लोग वहां आते हैं। आप भी वहां जाकर उस विघ्नहर्ता से विनती कीजिए, वो आपकी जरूर सुनेगा। ये सुनकर मालविका बिना वक्त गवाए उस मंदिर में पहुंची। साथ में निहिरा और आरुष भी थे। मालविका अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे विघ्नहर्ता, मेरे पति की जान बचा लो। भले ही उनसे भूल हो गई है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। इस दुनिया में आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। मैं आपसे अपने पति के प्राणों की भीख मांगती हूँ। ऐसा कहते हुए उसने भगवान के सामने अपनी झोली फैलाई। तभी पीछे से एक आवाज आई, चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे पति को कुछ भी नहीं होगा। गणपति बप्पा सब ठीक कर देंगे। मालविका ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक सज्जन खड़े थे। उनकी उम्र करीब 50 के आसपास होगी। उनके चेहरे पर एक विशेष तेज था। मालविका उनकी ओर देखते हुए पूछती है, आप कौन हैं? वो आदमी अपना परिचय देते हुए कहता है, मेरा नाम विनायक है। मैं इस मंदिर का ट्रस्टी हूँ। इस मंदिर को मेरे पूर्वजों ने बनाया था। तुम्हें चिंता और तनाव में देखा, इसलिए पूछ लिया। मुझे बताओ, बात क्या है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मालविका ने उसे पूरी हकीकत बताई, जिसे सुनने के बाद विनायक ने कहा, मैं समझ गया। आज पूर्णिमा है, मतलब आज रात वो जरूर आएगी। ये जादूगरनियां बड़ी ही महत्वाकांक्षी और जिद्दी होती है। खुद की मौत को टालने के लिए इन्हें हमेशा नए शरीर की जरूरत पड़ती है। ये अपनी आत्मा को हर बार किसी नए शरीर में दाखिल करवाती है। इस प्रक्रिया को आत्मा पुनर्जागरण प्रक्रिया कहते हैं और इन्हें इस प्रक्रिया को पूर्णिमा के खत्म होने से पहले अंजाम देना होता है, नहीं तो उनका विनाश अटल होता है। इसीलिए वो आज अपना पूरा जोर लगाएगी। पर तुम चिंता मत करना, तुम्हारे पति ने सौदा तोड़ दिया है। मतलब एक तरह से यह सौदा भंग हो गया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। घर जाओ और घर के प्रवेश द्वार, खिड़कियां और पूजा घर में दिए जलाकर रखना। तब तक मैं अपनी पूरी तैयारी करके शाम तक तुम्हारे घर पर आता हूँ। शाम के 7 बज चुके थे। विनायक के कहने के मुताबिक मालविका ने घर के प्रवेश द्वार पर, खिड़कियों और पूजा घर में दिए जलाकर रखे हुए थे। कुछ देर बाद विनायक वहां पहुंचे। उनके साथ 2 आदमी थे जो उनके सहायक थे। विनायक ने उन दोनों को आवश्यक सूचनाएं की। वैसे ही उन दोनों ने हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा घेरा बनाया। विनायक ने उसके अंदर मालविका, निहिरा और आरुष को बैठने के लिए कहा। एक सहायक ने घर के प्रवेश द्वार पर अभिमंत्रित नमक की लक्ष्मण रेखा खींच दी। विनायक भी उस घेरे के अंदर जाकर बैठ गए और हवन की तैयारी शुरू कर दी। विनायक ने हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित की। आधी रात का समय हो गया था। घड़ी में जैसे ही 12 बजे, वैसे ही उसके आने की आहट हुई। वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी और अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दहलीज पर बिछाए हुए उस नमक की रेखा ने उसे अंदर आने से रोक कर रखा था। जादूगरनी ने अपनी जादुई शक्ति से एक बड़े से बवंडर का निर्माण किया, जिसकी तेज हवाओं से वो नमक हवा में उड़ते हुए बिखर गया और वो लक्ष्मण रेखा मिट गई। इस तरफ विनायक ने मंत्रोच्चार के साथ अपनी विधि शुरू कर दी थी। वो जादूगरनी अंदर घुस आई, लेकिन उन 2 सहायकों ने उसे वहीं पर रोक दिया। लेकिन उस जादूगरनी की असीम ताकत के आगे वो दोनों ज्यादा देर टिक नहीं पाए। उस जादूगरनी ने एक मंत्र पढ़ा और अगले ही पल वो 2 सहायक किसी सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ते हुए दूर फेंके गए। उन 2 सहायकों ने खुद को संभाला और फिर से उसे रोकने उसकी तरफ बढ़े। जादूगरनी के आंखों के एक इशारे से घर की फर्श किसी दलदल में तब्दील हो गई, जिसमें वो 2 सहायक फंस गए और दलदल में फंसे वो दोनों नीचे धंसते चले जा रहे थे। गले तक फंसने के बाद वो जगह सख्त हो गई
जहां पर वो दो सहायक अटक कर फंस चुके थे। उन दोनों का इंतजाम करने के बाद अब वो मालविका की तरफ बढ़ती है, लेकिन विनायक ने अपनी शक्ति से बनाए उस मजबूत घेरे के अंदर उसका प्रवेश वर्जित था। ये देखकर उस जादूगरनी को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी जादुई शक्ति से घर की चीजें उनके ऊपर फेंकना शुरू कर देती है, जिससे उनके हवन में विघ्न उत्पन्न होने लगता है। उसमें से एक चीज उड़ती हुई आकर विनायक के सिर पर लगी, जिससे उनके सिर पर गहरी चोट आई। वैसे ही उनका मंत्रोच्चार थोड़ी देर के लिए रुक गया, जिस वजह से उस घेरे की शक्ति कम होती जा रही थी और अब वो किसी भी पल उस घेरे के अंदर प्रवेश करने वाली थी। मालविका ने अपनी बेटी निहिरा को कसकर अपने सीने से सटा लिया। इस तरफ सारंग अपनी मौत से जूझ रहा था, तो इधर मालविका भी साक्षात मृत्यु का सामना कर रही थी। आने वाले खतरे को भांपकर विनायक ने फिर से अपना मंत्रोच्चार शुरू कर दिया, लेकिन तब तक वो उस घेरे के अंदर आ चुकी थी। उस जादूगरनी ने मालविका से निहिरा को छीन लिया और वो उसे लेकर वहां से जाती, तभी विनायक ने हवन कुंड में आहुति देते हुए मंत्रोच्चार और भी ज्यादा तीव्र कर दिया, जिससे उस जादूगरनी के पैर अगले ही पल फर्श से मजबूती से चिपक गए। वो आगे बढ़ने के लिए अपने पैर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो हिल नहीं पा रही थी। विनायक ने अपने हाथ में एक कील पकड़ी और मंत्र फूंककर उस पर एक धागा बांध दिया, जिस वजह से वो मामूली कील अब एक मंत्र बाधित शस्त्र बन चुकी थी। विनायक ने उस कील को मालविका को देते हुए कहा, मालविका जल्दी से इस कील से उस जादूगरनी की गर्दन पर वार करो, जिससे उसकी शक्तियों पर पाबंदी लग जाएगी। पूर्णिमा खत्म होने में अभी कुछ ही क्षण बचे हैं। मालविका ने वो कील पकड़ी और हिम्मत और मजबूत इरादे के साथ उस जादूगरनी की गर्दन में घुसा दी, जिस वजह से उसकी शक्तियां कम होती चली गई। वो आक्रोश करने लगी। निहिरा उस जादूगरनी के हाथ से छूटने ही वाली थी कि तभी मालविका ने उसे झट से पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद पूर्णिमा समाप्त हो गई, जिससे उस जादूगरनी की आत्मा पुनर्जागरण प्रक्रिया अधूरी रह गई। उसका नए शरीर में प्रवेश ना हो सका, इसलिए उसका शरीर अगले ही पल नष्ट हो गया और जैसे ही इस दुनिया से उसका नामो निशान मिट गया, वैसे ही उसका जादू तत्काल प्रभाव से खत्म हो गया। वो दो फंसे हुए सहायक आजाद हो गए। अब खतरा टल चुका था। मालविका ने विनायक का शुक्रिया अदा किया। उस जादूगरनी के काले जादू का प्रभाव खत्म होने से सारंग की तबीयत में तेजी से सुधार होने लगा। सारंग अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। उसने मालविका से माफी मांगी और मालविका ने भी उसे माफ करते हुए खुद की भूल को भी कबूल किया। उनका वो पहले वाला प्यार फिर लौट आया। आपसी रिश्ते और प्रेम प्रगाढ़ बनते गए और दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे।